नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करते हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। शिकायत है मेरी एक छोटी सी। हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आराम से आप लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब इसलिए मैं बोलता हूं, सब्सक्राइब कीजिए कि अगला वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब। हाँ, आपकी कोई शिकायत है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और केस लॉ हमको डिस्कस करने चाहिए, कोई स्पेशल केस लॉ की डिमांड आप करते हैं तो हम वो भी लेके आएंगे, आप उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आइए हम आज अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का। इसका मतलब क्या है, इसमें आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट कंपनसेशन टू वर्कमैन ऑन देयर डिपेंडेंट्स। सपोज कि किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसका नॉमिनी जो होगा, उसका डिपेंडेंट्स जो होगा, वही आगे कंपनसेशन क्लेम करेगा। सिंपल है, ठीक है, वही कंपनसेशन का हकदार होगा, उसी को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। अब देखिए, इन केस ऑफ पर्सनल इंजरी कास्ड बाय एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट से कोई पर्सनल इंजरी होती है या सर्टेन ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है। ऑक्यूपेशनल डिजीज का टर्म्स मतलब ये है कि कोई ऐसी जगह, जैसे सपोज कि कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन मिल्स है, वहां पे कोई वर्कमैन काम कर रहा है और उससे होने वाले साइड इफेक्ट से उसको कोई अस्थमा हो जाता है, सपोज कोई रोग हो जाता है, उसे ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। जो काम करता है उससे संबंधित रोग हो जाना, ठीक है, तो फिर वो उसका मतलब बनता है। अब एराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में है, जब वो काम कर रहा है, जब वो अपनी नौकरी कर रहा है, उस ड्यूरेशन में अगर कोई उसका एक्सीडेंट होता है, इंजरी होता है फैक्ट्री में काम करते समय, या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है, ठीक है, उसका अगर आउटकम्स, अगर उसको मान लो वो डिजेबल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो इसे हम वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट में इसकी डेफिनेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, आइए अगला हेडिंग हम डिस्कस करते हैं, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन किस लिए दिया जाता है, एम्प्लॉयर्स की क्यों लायबिलिटी बनती है कंपनसेशन देने के लिए, ठीक है, और कब बनती है, ये सेक्शन 3 में मेंशन है। If personal injury is caused to an employee by accident arising out of and in the course of his employment, his employer shall be liable to pay compensation. अगर काम करते समय वर्कमैन की डेथ हो जाती है, कोई उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है, उस समय एम्प्लॉयर का दायित्व बनता है वो कंपनसेशन वर्कमैन को पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होती है, जैसे कि हमने बताया सेक्शन 3 में मेंशन है, ऑक्यूपेशनल डिजीज वही होता है जो क्रोनिक एलिमेंट हो जाए, ठीक है, किसी गंभीर बीमारी का कारण बन जाए उसका डिपार्टमेंट, ठीक है, उसे ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी कहते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। ठीक है, और डिजीज कास्ड बाई, जैसे डिजीज कास्ड बाई वर्क इन कंप्रेस्ड एयर, कोई जहां कंप्रेस्ड एयर का है, जहां कंप्रेसर लगे होते हैं, जहां पे न्यूमेटिक का वर्क होता है, जहां पे आपका हाइड्रोलिक वर्क होता है, वहां पे एयर कंप्रेसर बहुत हाई प्रेशर के होते हैं, वहां पे मतलब एयर को कंप्रेस करके हो जाती है, चारों तरफ का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, वहां पे ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह ऑक्यूपेशनल डिजीज को हम डिफाइन करते हैं। अब आइए आगे की ये जानते हैं कि एम्प्लॉयर कब लायबल नहीं होता है कंपनसेशन देने के लिए, ठीक है, किस सिचुएशन में वो लायबल नहीं होता है। एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल टू पे कंपनसेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सेक्शन 3 सब क्लास 1 याद रखिएगा, सेक्शन भूलना नहीं है, सेक्शन जरूर याद रखना है, और सेक्शन हमको अच्छा नंबर उठाने में हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट ए, एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन द टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कमैन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days। अगर मान लो उसको कोई ऐसी पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, आप जानते होंगे पार्शियल डिसेबिलिटी और परमानेंट डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब ये होता है कि अगर उंगली कट जाती है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है, पैर टूट जाता है वो ठीक हो सकता है, वो ठीक हो जाएगा।
लिगामेंट इंजरी हो जाती है, वो ठीक हो सकता है। तो ये पार्शियल डिसेबिलिटी में आता है, पार्शियल डिसेबलमेंट में आता है। परमानेंट का मतलब क्या है, पैर कट गया, हाथ कट गया, ठीक है, और वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबलमेंट में आ जाता है। अब ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला, एक्सीडेंट काज्ड ड्यू टू द वर्कमैन हैविंग बीन एट द टाइम देयर ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स। मान लो कोई वर्कमैन है, पहली चीज, पहले कंडीशन क्या था, 3 दिन के अंदर अगर उसको कोई पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, चोट लग जाती है, मान लो 2-3 दिन में ठीक हो सकता है, उसके लिए क्या कंपनसेशन देगा, उसका कोई क्लॉज नहीं है कंपनसेशन देने का, ठीक है। दूसरा, मान लो वर्कमैन दारू पी के आया, फैक्ट्री में काम करने लगा, इतनी अल्कोहल ले लिया कि वो काम ही नहीं कर पाया और वहीं डेथ हो गई उसकी, उसको नहीं मिलेगा कंपनसेशन, क्योंकि वो अल्कोहल जो है ड्रग्स लिया है, अल्कोहल ड्रिंक किया है, इस वजह से उसको कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट, द विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द वर्कमैन टू एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन आर टू अ रूल एक्सप्रेसली फ्रेम्ड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। नेक्स्ट, द विलफुल रिमूवल आर डिसरिगार्ड बाय द वर्कमैन ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड और अदर डिवाइस विच इज न्यू टू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर। आगे चलिए, डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट में क्या मतलब होता है, डिसेबलमेंट का मतलब होता है कि हम सक्षम नहीं हैं, जो चीजें वो काम करने में डिसेबल हो जाता है, मतलब वो एबलमेंट मतलब होता है सक्षम होना और डिसेबलमेंट मतलब असक्षम होना। अब इसमें पहला पॉइंट है रिडक्शन इन अर्निंग कैपेसिटी। भाई जब आप काम करने में सक्षम नहीं रहोगे, मान लो कि आपका एक हाथ में मोच आ गई है, ठीक है, आपका दूसरा हाथ काम कर रहा है, आपका राइट हैंड में मोच आ गई, तो आप बाएं हाथ से जो पहले काम करते तो उसकी अपेक्षा तो स्लो हो जाएगी स्पीड, रिड्यूस हो जाएगा काम करने की कैपेसिटी, ठीक है। आप दोनों हाथ से काम करते थे, आपका एक हाथ कट गया है, तब आप जो है क्या कैसे काम करोगे, पक्की बात है कि आपको साइड इफेक्ट उसका आएगा। इसे कहते हैं रिडक्शन इन अर्निंग कैपेसिटी। इट मे बी पार्शियल और टोटल डिसेबलमेंट, हो सकता है पार्शियल हो या टोटल डिसेबलमेंट हो। डिसेबिलिटी का मतलब समझ गया आप, पार्शियल और टोटल डिसेबिलिटी, है ना। पार्शियल डिसेबलमेंट टेम्पोररी पार्शियल डिसेबलमेंट कहते हैं, जैसे हमारा पैर टूट जाता है, ब्रोकन लेग। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कहते हैं लॉस ऑफ थंब, हमारा अंगूठा ही कट गया, हमारा हाथ कट गया, हमारा पैर कट के निकल गया, हमारी बॉडी से अलग हो गया, दैट इज ए परमानेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबलमेंट, ठीक है। टोटल डिसेबलमेंट टेम्पोररी और परमानेंट, ये दो तरीके का होता है। बोन ब्रेक होना, ठीक है, सर्जरी होगी ठीक हो जाएगा। परमानेंट अगर कट गया तो वो ठीक नहीं हो सकता, चाहे हाथ उसका कट जाए चाहे पैर कट जाए, तो लॉस ऑफ हैंड एंड फूट कहा जाएगा। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, अमाउंट क्या बनता है, सेक्शन 4 में मेंशन है, कंपनसेशन का अमाउंट सेक्शन 4 में मेंशन है। कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉई, सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। आपको एक चीज बताऊं कि मैं जब ये खत्म करूंगा तो एक केस लॉ डिस्कस करूंगा, वो भी केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस लॉ के साथ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक केस लॉ एग्जाम्पल के तौर पे आप मेंशन करेंगे तो आपको 100% नंबर जो है बहुत अच्छा मिलेगा, ये श्योरिटी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द कंपनसेशन ऑफ वर्कमैन, जब कंपनसेशन वर्कमैन का कैलकुलेट किया जाता है, एज ऑफ द वर्कमैन, ठीक है, एंड रिलेवेंट फैक्टर इज टेकन इनटू अकाउंट। अब रिलेवेंट फैक्टर क्या होता है, रिलेवेंट फैक्टर मान लो उसका एक्सपीरियंस कंसीडर हो गया, उसकी एज कंसीडर हो गई, उसका काम करने की क्षमता कंसीडर कर दी गई, दैट इज अ रिलेवेंट फैक्टर, ठीक है। 50% ऑफ मंथली वेजेज ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय, मान लो एम्प्लॉय खत्म हो चुका है, मर चुका है, डिजीज्ड एम्प्लॉय का मंथली वेजेज का 50% इंटू रिलेवेंट फैक्टर विद द करेस्पॉन्डिंग एज ऑफ इंजर्ड वर्कमैन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4, जो शेड्यूल 4 में है उसके अकॉर्डिंग से उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। या फिर 1,20,000 रुपीज ऑफ कंपनसेशन, 1,20,000 रुपीज ऑफ कंपनसेशन, विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा होगा वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आइए इसको अमाउंट ऑफ कंपनसेशन सेक्शन 4 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं,
पहले हम एक पार्ट डिस्कस किए, दूसरे में आते हैं। कंपनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिजेबलमेंट, वो तो पार्शियल था जो हमने डिस्कस किया था, इसमें 1,20,000 कंपनसेशन की बात की गई थी, ठीक है। या उसका जो भी वेजेज है उसके रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका 50% उसको दिया जाएगा, जो भी ज्यादा होगा। अब वैसे इस परमानेंट टोटल डिजेबलमेंट के केस में 60% ऑफ मंथली वेजेज ऑफ एम्प्लॉई into relevant factor with the corresponding age of injured workman specified in schedule 4। जो शेड्यूल 4 में वर्कमैन को स्पेसिफाई किया गया है, इंजर्ड वर्कमैन को, उससे रिलेटेड कि 60% उसका मंथली वेजेज का रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जो है आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो फिर एक, या फिर दूसरा 1,40,000 रुपीज ऑफ कंपनसेशन, मतलब 1,40,000 रुपीज कंपनसेशन के रूप में, जो भी अधिक हो, विच एवर इज मोर, ठीक है। फॉर एबव कैलकुलेशन ऑफ द कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, द मंथली वेजेज ऑफ वर्कमैन इज लिमिटेड टू 4,000 रुपीज ओनली, ठीक है। The government may prescribe and changes the monthly wage amount for calculation of the compensation। compensation in case of permanent partial disablement, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट भी अब एक ऐसा क्लॉज है, समझ लो कि परमानेंट भी है और पार्शियल भी है, पूरा जिंदगी भर के लिए खत्म हो चुका है लेकिन आधा अधूरा, इस तरह से पार्शियल डिसेबलमेंट है। हम काम कर, मान लो हमारा एक पैर टूट गया, हम काम करना चाहते हैं और हम काम कर पाएंगे, तो हमारा परमानेंट डिसेबिलिटी है, लेकिन हम काम करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज अ, हम उतना क्षमता में नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सा तो कर ही लेंगे, तो दैट इज अ पार्शियल डिसेबलमेंट। तो सेक्शन 4 सब क्लास 1C में कंसीडर किया गया है, इसको मेंशन किया गया है। परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ डिसेबलमेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इंजरी, मेंशन इन द पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में जो इंजरी का नेचर है उस पर डिपेंड करता है, लॉस ऑफ डिसेबलमेंट के जो परसेंटेज होगा उसका रिलेवेंट फैक्टर में मल्टीप्लाई होगा विद द करेस्पॉन्डिंग एज ऑफ इंजर्ड वर्कमैन, उसकी एज के साथ हिसाब से स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4 में जो मेंशन है, या फिर 1,40,000 रुपीज ऑफ कंपनसेशन विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा होगा वो चीज उसको दी जाएगी, ठीक है। अब आइए हम अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पेज पे चलते हैं। इन केस ऑफ एन इंजरी नॉट स्पेसिफाइड, मान लो इंजरी स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, उसके शेड्यूल में, तो परसेंटेज ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट एज इज proportionate to the loss of earning capacity as may be determined by the medical practitioner। जो इलाज करने वाला डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको डिटरमाइन करेगा, उसके हिसाब से उसको उसका जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो लॉस हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसको परमानेंट डिसेबलमेंट में पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अब इन केस ऑफ टेम्पोररी डिसेबलमेंट विद द टोटल और पार्शियल रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजरी, employer is liable to reimburse the actual medical expense incurred by the employee for treatment of injury caused to during the course of employment। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में उसको इंजरी होती है तो उसका जो भी मेडिकल एक्सपेंस आएगा वो सब रिम्बर्स करेगी, एम्प्लॉयर रिम्बर्स करेगा। employer is liable to pay injured employee with the half monthly wages for a period disablement subject to a maximum 5 years। 5 साल तक मैक्सिमम वो देगा, या जब तक ठीक नहीं हो जाता, जो भी कम है उसके हिसाब से एम्प्लॉयर पेमेंट करता है, ठीक है। अब एक केस लॉ डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलेमन बीबी वर्सेस ईस्ट इंडिया रेलवे AIR 1933। आइए इसको समझते हैं, बहुत अच्छा केस है। सोलेमन बीबी ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वी भारत में रहती थी, ठीक है, और ये रेलवे से ट्रेवल कर रही थी। इस लॉ को अच्छे से ध्यान से समझिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। सोलेमन बीबी वर्सेस ईस्ट इंडिया रेलवे में क्या हुआ, सोलेमन बीबी ईस्ट इंडिया में रहती थी और रेलवे से ट्रेवल कर रही थी, सामान ज्यादा था और अकेले ट्रेवल कर रही थी। कुछ कारणों से वहां पे कुछ गुंडे लफंगे मिल गए ट्रेन में, उनके साथ जोर जबरदस्ती उनको परेशानी का सामना करना पड़ा उन गुंडों से, तो उनको उठा के वो लोग सोलेमन बीबी को रेलवे से फेंक दिए नीचे की तरफ, ठीक है। जब उनको फेंक दिए तो सोलेमन बीबी चोटिल हो गई, उनको चोट लग गया। अब इंजर्ड होने के बाद
वो जो है रेलवे में कंपनसेशन क्लेम करती है कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, हमने टिकट लिया है, उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है, रेलवे के जो भी रूल है वो हमने माना है, हम विदाउट टिकट नहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही है? हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए रेलवे की तरफ से। फिर ये केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि भाई रेलवे अगर कारपोरेशन जैसी ये इंडस्ट्री अगर इस तरह से करेगी, इसमें लोग ट्रेवल करेंगे, टिकट लेके चलेंगे, उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो उसका जो भी कंपनसेशन हुआ उसको कंपनसेशन रेलवे ने दिया और ये केस यहीं पे क्लोज होता है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे का वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं हम आगे वीडियो में, अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।